हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बायोलॉजी मास्टर क्लास सीजन 1, दैट इज वीडियो नंबर 1। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज विद प्रॉपर कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोग एमसीक्यू को सॉल्व भी करेंगे और उसमें कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट को। इस वीडियो में लगभग 20 एमसीक्यूज डिस्कस किए जाएंगे और लगभग मोर देन 100 कॉन्सेप्ट्स को भी आप लोग सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं जरा किसमें कितना दम है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, पहला क्वेश्चन आ रहा है, विच फॉर्म ऑफ डीएनए इज मोस्ट कॉम्पैक्ट एंड राइट हैंडेड बट अकर्स अंडर डिहाइड्रेटिंग कंडीशन। तो तीन चीज आ गई, मोस्ट कॉम्पैक्ट, राइट हैंडेड और डिहाइड्रेटिंग कंडीशन में होनी चाहिए। तो अगर राइट हैंडेड की हम लोग बात करें, अब यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए, ए, बी, जेड और सी। ठीक है, जो सी डीएनए है वो बड़ा लीस्ट अकरिंग है, बहुत ही लेस स्टडीड है, उसमें बड़ी कम स्टडी हुई है। तो सी डीएनए तो यहाँ पर आंसर है भी नहीं, लेकिन हाँ सी डीएनए राइट हैंडेड है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर राइट हैंडेड, राइट हैंडेड, राइट हैंडेड। दूसरी चीज क्या बात आ रही है यहाँ पर, मोस्ट कॉम्पैक्ट, किसी भी डीएनए का, ठीक है, और ये लेफ्ट हैंडेड होने वाला है, सॉरी, ठीक है, ये लेफ्ट हैंडेड। किसी भी डीएनए का अगर हम लोग बोले कि कॉम्पैक्टनेस किस पे डिपेंड करता है, तो उस डीएनए के एक हेलिक्स के अंदर, एक हेलिक्स के अंदर, एक सिंगल हेलिक्स के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड पाए जा रहे हैं। जितने ज्यादा न्यूक्लियोटाइड पाए जाएंगे, ये एक सिंगल हेलिक्स बता दिया, उतना ज्यादा हम बोलेंगे वो डीएनए कॉम्पैक्ट है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं तो ए डीएनए में लगभग 11, बी डीएनए में 10 न्यूक्लियोटाइड और जेड डीएनए में 12 और सी डीएनए लिस्ट स्टडीड है, उस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, ओवरऑल अगर बोला जाए कॉम्पैक्ट, तो यहां पर दो बातें अगर देखें, ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आ रहा, मोस्ट कॉम्पैक्ट। तो मोस्ट कॉम्पैक्ट की लिस्ट में अगर चेक करा जाए तो मोस्ट कॉम्पैक्ट की लिस्ट में तो ये जीत रहा है, लेकिन राइट हैंडेड भी बोला हुआ है, तो राइट हैंडेड तो ये है, और उसके बाद सेकंड मोस्ट कॉम्पैक्ट भी यही है। ठीक है, सेकंड मोस्ट कॉम्पैक्ट भी। तो आंसर तो यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि ए डीएनए होने वाला है। अच्छा, एक बात और पूछी गई है कि ये कहाँ पे पाया जाना चाहिए, ये पाया जाना चाहिए कहाँ पर, डिहाइड्रेटिंग कंडीशन में। तो देखो बी डीएनए नॉर्मल कंडीशन, जो भी हम लोगों की सेल की नॉर्मल कंडीशन है ना, नॉर्मल कंडीशन है, इक्विलिब्रियम है, होमियोस्टैटिक कंडीशन है, वहां पर बी डीएनए फॉर्म रहता है। लेकिन जैसे जैसे पानी की कमी होती है तो वो किस फॉर्म में अपना कन्फर्मेशन कैसे चेंज करता है, बी से ए में चेंज होने लग रहा है। तो यहाँ पर किस फॉर्म में पर रहेगा, डिहाइड्रेटिंग कंडीशन में मिलेगा। तो डिहाइड्रेटिंग, इस तरह से भी वाला आंसर सही हो रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही सलीका है, यही तरीका है कि चारों ऑप्शंस आपको क्लियर हो। तो जिस समय आप 20 क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला 20 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ, आप लोग जरा देखिए कितना आपको आता है। तो 20 क्वेश्चन जब आप पूरा कवर करेंगे तो अभी आप देखेंगे लगभग 100 से 150 तक आप कॉन्सेप्ट सीख चुके होंगे बहुत ही कम समय में। ठीक है, तीसरी बात क्या आ रही है, जेड डीएनए। जेड डीएनए जो होता है वो हाई साल्ट कंसंट्रेशन पे, जब साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो उस समय जिगजैग मॉडल बनता है और उसको हम लोग बोलते हैं जेड डीएनए देखने को मिल रहा है। ये लेफ्ट हैंडेड होता है, लेकिन मोस्ट कॉम्पैक्ट जेड ही होता है। लेकिन मोस्ट कॉम्पैक्ट होने के साथ साथ राइट हैंडेड तो है नहीं, तो इसलिए ए डीएनए सही आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है, इफ न्यूक्लियोटाइड कंपोजिशन, किसी न्यूक्लियोटाइड का कंपोजिशन परसेंटेज क्या है, वायरल जीनोम है, ए 10 है, यू 20 है, सी 40 है, जी 30 है। पूछ रहा है ये कौन सा जीनोम है। पहली बात आप ध्यान देना बच्चा लोग, क्या है कि यहाँ पे यूरेसिल है, यूरेसिल है, तो यूरेसिल केवल आरएनए में होता है, डीएनए में होता नहीं है। तो डीएनए वाले ऑप्शन तो कट होगा, डीएनए वाले ऑप्शन कट, आरएनए में होता। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए है या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। तो इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे डबल स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड के लिए, डबल स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड के लिए एक रूल आया, एक चारगाफ लॉ आया, चारगाफ रूल आया। क्या रूल आया, उसने बोला कि किसी भी डीएनए या आरएनए में डबल स्टैंडर्ड अगर है तो उसमें प्यूरिन जो होगा वो पिरिमिडीन के बराबर होगा। प्यूरिन बच्चा क्या होता है, प्यूरिन होते हैं दो तरह के, ए और जी, और बाकी क्या टक जो है, टक 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 है ना, टक, वो क्या हो रहा है आपका, वो हो रहा है आपका पिरिमिडीन। चूंकि हम लोग आरएनए पढ़ रहे हैं तो आरएनए के केस में अगर हम लोग बात करें तो आरएनए में थायमीन होता नहीं है, क्लियर हो चुका है ना, आरएनए ही होगा, थायमीन होगा नहीं, यूरेसिल और साइटोसिन होने वाला है। अच्छा, ए हमेशा यू के साथ बॉन्ड बनाता है, ए अगर हमेशा यू के साथ बॉन्ड बनाएगा,
हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो हमेशा ए की मात्रा यू के बराबर होने वाली है, जी हमेशा सी से बॉन्ड बनाता है, तो जी का अमाउंट परसेंटेज जो है वो सी के परसेंटेज के बराबर होने वाला है। इससे हमको क्या पता चला, ए शुड बी इक्वल टू U and G should be equal to C if the conformation is double stranded. But in this case, the percentage of adenine is just 10% and uracil is just double of it, that is 20%. यूरेसिल इसके जस्ट डबल हो रहा है, 20% हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है, ये क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड है। इस तरह से याला भी आंसर आपका सही हो रहा है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, 4 कॉन्सेप्ट आपने सीखे यहाँ पे बड़े अच्छे से। चलिए भाई, लीनियर फ्रेगमेंट इज 4.5 किलो बेस पेयर लॉन्ग। किसी भी डीएनए का लीनियर फ्रेगमेंट है और 4.5 किलो बेस पेयर लॉन्ग है। ठीक है, पॉज करो, खुद सॉल्व करो, एक बार देखो। ठीक है, मैं तो करा ही रहा हूं। एस्टिमेट इट्स लेंथ इन माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर में इसकी लेंथ के बारे में जरा बताएं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इसमें कितना बेस पेयर है, 4.5 किलो बेस पेयर, 4.5 किलो बेस पेयर। बच्चा किलो का मतलब क्या होता है, किलो का मतलब होता है 1000, किलो का मतलब होता है 1000। ठीक है, किलो का मतलब क्या होता है 1000। दैट इज, अगर इसमें बेस पेयर की बात करी जाए तो बेस पेयर आएगा आपका 4.5 मल्टीप्लाई बाई 1000, दैट इज 4500 बेस पेयर। बोलो भाई, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, इस तरह से क्लियर हो रहा है। अब पूछ रहा है इसकी लेंथ बताओ। भाई, दो बेस पेयर या दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी होती है, 0.34 नैनोमीटर, 0.34 नैनोमीटर। तो आंसर आपका क्या बन रहा है, इतने बेस पेयर होंगे तो क्या बनेगा, 4500 मल्टीप्लाई बाई 0.34। चलिए भाई करता हूँ, 4 0 जा 0 0 4 5 जा 20, ठीक है, 4 4 जा 16 18, वो तो आप लोग खुद ही कर लोगे, 0 जा 15 12 और 13। आंसर आपका बन रहा है 0 0 0 8 5 13 14 15 153। अब बच्चा ध्यान ये रखना है कि दशमलव जो पॉइंट लगा हुआ है उसके 2 स्थान तक की गिनती थी, तो इधर से 2 स्थान कम कर देंगे या पॉइंट लगा देंगे, जो भी मानो, पॉइंट लगा देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं। आंसर आपका बन रहा है 1530। क्या बन रहा है, 1530। लेकिन ये हमने जो लिखा था ये नैनोमीटर था, क्या था, नैनोमीटर था, तो ये भी क्या होगा, नैनोमीटर होगा। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नैनोमीटर में नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन पूछ रहा माइक्रोमीटर में। बहुत सारी चीज और सीखते हैं। माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10 टू द पावर 6 और नैनोमीटर का मतलब होता है 10 टू द पावर 9, है ना। इसके बाद आता है पिकोमीटर 10 टू द पावर 12, वो सब आप लोग अपना समझते रहेंगे। तो अगर 9 है ना, 10 टू द पावर 9, और हमको इस पे जंप किस पे कराना है, माइक्रोमीटर में 10 टू द पावर 6 पे। तो अगर माइक्रोमीटर पे आप इसको जंप कराना चाह रहे हो तो क्या करना होगा, 3 डिजिट कम करेंगे, तो 1 2 3, पॉइंट कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, अब सही हो गया। ठीक है, क्या बना, 1.5300 क्या बना, माइक्रोमीटर, 0 माइक्रोमीटर। ठीक है, नैनोमीटर से क्या हो जाएगा, माइक्रोमीटर। भाई नैनोमीटर है 1530, तो माइक्रोमीटर बनेगा 1.530। देखिए भैया कोई आंसर आ रहा है, ये देखिए 1.53। अच्छा बच्चों, प्यारे बच्चों ध्यान दो, देखो कितना मिलता जुलता आंसर, ये भी है, ये भी है। अगर आपको डिजिट कब करना नहीं आएगा तब भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छे से सीखना है, और अगर समझ में आ रहा है तो आप जरूर शेयर कर दीजिएगा। किसको शेयर कर देंगे, जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे क्लास 12th में और अच्छा रिस्पांस कर रहे हैं उनको शेयर करिएगा। जो टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या एलटी ग्रेड का एग्जाम आ गया है उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, बहुत कुछ सीखने वाले हैं हम लोग, तो प्लीज शेयर जरूर करिएगा। चलिए भाई, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो है, पॉज करिए और आंसर दीजिए। आसान क्वेश्चन आ गया। आंसर क्या पूछ रहा है, विच बॉन्ड लिंक्स ऑफ प्यूरिन और पिरिमिडिन बेस टू द पेंटोस शुगर। आपको पता होना चाहिए, पेंटोस शुगर की बात करें तो ये है पेंटोस शुगर भाई, है ना, ये है पेंटोस शुगर। कौन सा बॉन्ड होता है जो पेंटोस शुगर को पिरिमिडिन या प्यूरिन बेस से जोड़ता है, तो भाई यहां से जुड़ता है। ठीक है, यहां से जुड़ता है। ये कौन सा बॉन्ड हुआ, 1 पोजीशन, ये 2 3 4 5। ठीक है, और यहां पे आकर के कौन जुड़ता है, या तो प्यूरिन या तो पिरिमिडिन, हम लोग बोल दे, प्यार से बोल दे
दो बोथ आर नाइट्रोजनस बेस। यहाँ पे बॉन्ड कौन सा पार्टिसिपेट कर रहा है? ये बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहा है कौन सा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और स्पेसिफिक बोलो तो बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, है ना। अगर ऑप्शन में आ जाए अल्फा है कि बीटा है। अच्छा, एक बात और यहाँ पे सीख लेते हैं, हमने वादा किया है बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए। नाइट्रोजनस बेस दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? एक होते हैं प्यूरिन और एक होते हैं प्रिमिडीन। प्यूरिन है बाबा, प्यूरिन और प्रिमिडीन। भैया प्यूरिन से क्या पता चलता है? प्यूरिन से पता चलता है कोई चीज प्योर है। प्योर है मतलब ज्यादा है। ज्यादा है का मतलब यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है वो नाइट्रोजन का कौन सा? N9 बॉन्ड। कौन सा पोजीशन पे? मतलब इसका तो फर्स्ट पोजीशन इन्वॉल्व हुआ, इसका कौन सा इन्वॉल्व हो जाएगा? 9th पोजीशन, N9। और अगर प्रिमिडीन है, प्रिमिडीन के केस में सबसे कम, ठीक है, प्रिमिडीन के केस में सबसे कम N1 पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे 9th पोजीशन प्यूरिन है, तो ज्यादा, मैक्सिमम ज्यादा हो सकते हैं। मैक्सिमम क्या हो सकते हैं? 9 ही हो सकते हैं। प्यूरिन का मतलब 2 रिंग होती है। प्यूरिन का मतलब ज्यादा, ज्यादा का मतलब 2 रिंग। पिरिमिडीन का मतलब कम, कम का मतलब एक है रिंग। एक रिंग है तो पहली पोजीशन, कम से कम पे बॉन्ड, और 2 रिंग है तो ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा क्या है? 9 मेंबर वाले, जो 9th मेंबर है उस पर बॉन्ड बनेगा, ठीक है। इस बॉन्ड को हम लोग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। और ठीक है, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या करता है? राइबोज को जोड़ता है फास्फोरिक एसिड से, जिससे एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता चला जाता है, ठीक है। तीसरी बात क्या पूछ रहा है? तो भाई फास्फोडाइस्टर बॉन्ड तो है नहीं, क्या हो रहा है आपका? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही सही आंसर बैठ रहा है। पेप्टाइड बॉन्ड अमाइनो एसिड को जोड़ने का काम करता है। पेप्टाइड बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ अमाइड बॉन्ड प्रेजेंट इन केस ऑफ प्रोटीन, है ना, इन केस ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन के केस में इसलिए पेप, और अमाइड है इसलिए आइड, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पाया जा रहा है? नाइट्रोजनस बेसेस के बीच में। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन ये आता है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए को स्टेबिलिटी कौन देता है? तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए को स्टेबिलिटी देने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है, हिस्टोन प्रोटीन्स आर रिच इन विच अमाइनो एसिड दैट फैसिलिटेट डीएनए बाइंडिंग। बच्चा डीएनए बाइंडिंग की बात हो रही तो आपको पता होना चाहिए डीएनए बाइंडिंग, डीएनए पे कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज। कहां से आता है? फॉस्फेट ग्रुप से आता है। फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरिक एसिड डीएनए को माइनस चार्ज देता है। माइनस चार्ज को हेल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए कौन चाहिए? प्लस चार्ज। और प्लस चार्ज कौन अमाइनो एसिड है जो प्लस चार्ज देती हैं? तो यहां पर याद रखना लार्ज। क्या याद रखना? लार्ज। लार्ज का मतलब अल्फा लाइसिन, और आर्ज का मतलब तो पता ही चल रहा, आर्जिनिन। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों मेरे प्यारे बच्चों आर्जिनिन है, ठीक है, आर्जिनिन है, ठीक है। ये दोनों पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड है। अच्छा, एक और है पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड, उसको हिस्टिडीन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? हिस्टिडीन, ठीक है, वो भी पॉजिटिव चार्ज होती है। तो ये दोनों पॉजिटिवली चार्ज होती है। अब न्यूक्लियोसोम में जब हिस्टोन प्रोटीन होती है तो हिस्टोन प्रोटीन पे पॉजिटिव चार्ज, डीएनए पे निगेटिव चार्ज, जस्ट बिकॉज ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, है ना। सच पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज लीड्स टू द फैसिलिटेशन ऑफ आयनिक इंटरैक्शन, है ना, जिससे क्या होती है कि जो न्यूक्लियोसोम होता है वो और ज्यादा कॉम्पैक्ट होने लगता है। तो भाई कौन है यहाँ पे? लाइसिन और आर्जिनिन, ठीक है ना, ग्लाइसिन और आर्जिनिन। ग्लाइसिन और एलेनिन जो है वो न्यूट्रल अमाइनो एसिड है, न्यूट्रल, है ना। ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन वो अमाइनो एसिड है जिनके पास क्या पाया जाता है? एरोमेटिक रिंग, है ना। तो ये एरोमेटिक अमाइनो एसिड है। ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और एक और होता है फेनाइल एनालिन, ये तीनों क्या है? एरोमेटिक अमाइनो एसिड है। ग्लूटामेट और एस्पार्टेट ये कौन है? निगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड है, ठीक है। सब बातें सीख गए हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए साइड करते हैं, पॉज करिए और करके देखिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है एसएसबी प्रोटीन जो है वो इसेंशियल है, क्यों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो रही है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। बोला दे अनवाइंड डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है। तो डीएनए स्ट्रैंड को अनवाइंड करती है। पहले हम लोग एसएसबी का फंक्शन पढ़ लेते हैं, ठीक है। जिसको जो आ गया वो अपना टिक विक करके रखे, फिर हमसे सुने मैं क्या बता रहा हूँ। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन का मतलब क्या होता है कि कोई एक ऐसी प्रोटीन जो सिंगल स्ट्रैंड से बाइंड करती हो, और सिंगल स्ट्रैंड से बाइंड करके उसको क्या कर रही हो? उसको सिंगल स्ट्रैंड के फॉर्म में ही रखे, एज इट इज मेंटेन रखे, ठीक है। अब डीएनए का जब भी रेप्लिकेशन होता है, तो अगर डीएनए के रेप्लिकेशन की हम लोग बात करें तो ये कहानी चल रही है, ठीक है।
वहां पर डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड में चेंज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और उसको क्यों जरूरी है? क्योंकि वहां पर रेप्लिकेशन फॉर्क बनाना है, रेप्लिकेशन बबल मेंटेन करना है। ठीक बात है। जब भी ऐसा होता है तो यहाँ पर एक काम होता है कि एक स्ट्रैंड पे कॉन्टिन्यूअस मैनर में रेप्लिकेशन चलता है और एक स्ट्रैंड पे डिसकॉन्टिन्यूअस मैनर में रेप्लिकेशन चलता है। जहां पे कॉन्टिन्यूअस मैनर पे चलता है वहां पर भी एसएसबी लगती है, ठीक है, और उसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। जहां पे डिसकॉन्टिन्यूअस मैनर में चलता है वहां पर भी एसएसबी लगती है और वो स्ट्रैंड कहलाया जाता है लैगिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड पे एसएसबी लगती तो है लेकिन इसका अटैचमेंट बड़ा ही पार्शियल होता है, बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लगती है और हट जाती है। लेकिन लैगिंग स्ट्रैंड पे जब एसएसबी लगती है तो काफी समय के लिए लगती है, लगभग 65 न्यूक्लियोटाइड को कवर भी करती है। एक और क्वेश्चन हो गया, लगभग 65 न्यूक्लियोटाइड पे जाके जकड़ के बैठती है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। क्यों बैठती है ये समझते हैं। एक तो रिवाइंड ना हो उससे बचाती, जैसे तार आप ऊपर से डबल स्टैंडर्ड तार लिया, एक हम लोगों ने शॉर्ट वीडियो डाली है तारों के मदद से, उस पर टोपो आइसोमेरेज एसएसबी और हेलिकेज के काम को बड़ा अच्छा समझाया, 2.5-3 मिनट की वीडियो देखिएगा, मौज आ जाएगी, ठीक है, इसी चैनल पे है। तो जब यहाँ पर एसएसबी लगती है, मान लिया यहाँ पे एसएसबी लगती है, तो ये कई काम कर रही है। क्या काम कर रही है? एक तो उसको रिवाइंड होने से बचाएगी, दूसरा एक काम और करने जा रही है। दूसरा काम ये करती है, अगर रिवाइंड होने से बच भी जाए, इसके अलावा यहाँ पर एक काम और हो सकता है। क्या हो सकता है प्यारे बच्चों? हो ये सकता है कि ये ऐसे लूप भी बना सकती है ना। मान लिया जो स्ट्रैंड था उसमें जो भी सीक्वेंस थे वो दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हुए, अगर कॉम्प्लीमेंट्री हुए तो एक हेयर पिन लूप, हेयर पिन बालों में जो जूड़े में पिन लगाई जाती है, इसे जीवन में कभी लगाए हो या देखे हो मम्मी और भाभी और चाची को, तो वहां पे हेयर पिन लूप जो बनता है उस लूप को बनने से भी रोकती है। तो एक काम तो हो गया, अनवाइंडिंग से बचाती है, लूप को बनने से रोकती है, ठीक है। डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड में बनाए रखती है, जैसे जिससे जो डीएनए रेप्लिकेशन है प्रॉपर हो पाए। कितने कितने न्यूक्लियोटाइड कवर करती है? लगभग 65 न्यूक्लियोटाइड पे आ जाकर के बाइंड करता है। कहां पर ज्यादा अटैचमेंट होता है? लैगिंग स्ट्रैंड पे इसका अटैचमेंट ज्यादा प्रोमिनेंट होता है इन कंपैरिजन टू लीडिंग स्ट्रैंड। तो आंसर अब ढूंढते हैं। अनवाइंडिंग ऑफ भाई, अनवाइंडिंग मैंने पहले बताया हेलिकेज का काम है ना, इनका तो टाइफिस हो गया। दे रिलीव सुपर कॉइलिंग, सुपर कॉइलिंग को रिलीव करने का काम तो टोपो का काम है, टोपो आइसोमरेज, है ना। दे प्रिवेंट हेयर पिन फॉर्मेशन इन लैगिंग स्ट्रैंड, है ना, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो हेयर अभी मैंने बता दिया, आंसर आपका यही हो गया, ये भी टाइफिस है। दे सिंथेसाइज ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनाने के लिए तो डीएनए पॉलीमरेज चाहिए ना। इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए गुआनिन कंटेंट इज 28%। भैया हमने अभी इससे पहले शुरू में चारगाफ रूल सुना था। चारगाफ रूल में बोला था प्यूरिन शुड बी इक्वल टू pyrimidine, एडेनिन शुड बी इक्वल टू थाइमिन एंड गुआनिन शुड बी इक्वल टू साइटोसिन, है ना, ऐसी बात थी। तो एडेनिन के यहाँ पे बोल रहा गुआनिन 28% है, तो साइटोसिन कितना होना चाहिए? 28%। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, ये हर बार गलत कराता क्वेश्चन। अगर डबल स्टैंडर्ड है तभी आपने ड्रामा लगा के बैठना, अगर सिंगल स्टैंडर्ड है तो ज्यादा ड्रामा मत लगाना, है ना। तब ये सब रूल नहीं, वो जो चारगाफ रूल है वो डबल स्टैंड के लिए है, सिंगल स्टैंड के लिए नहीं। तब यहाँ पर एक ऑप्शन और बैठेगा, क्या कुड नॉट बी डिटरमाइंड, अगर सिंगल स्टैंड लिखा होता तो वहां पर आप डिटरमाइंड नहीं कर सकते थे, है ना। चलिए भाई, तो ये 28 हो गया, मतलब 56% तो ये जीसी निपटा दिया। बचा कितना? बचा भैया, बचा आपके पास 44%, 44%। तो अब वो दोनों आधा आधा बांट लेंगे। एडेनिन कितना बांटेगा? 22%। और थाइमिन कितना बांटेगा? 22%। आपका हो गया आंसर, बड़ा आसान है, देख लो पूछ किसको रहा है, पूछ रहा है थाइमिन को, थाइमिन को पूछ रहा 22%, आंसर हो गया भैया आपका। बाकी सब तो महा गलत है। द टीएम मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ डीएनए इंक्रीजेस विथ, ठीक है। तो टीएम का मतलब होता है मेल्टिंग टेम्परेचर, और मेल्टिंग टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, टीएम का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली याद रखना कि वो टेम्परेचर जिसमें एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जिसमें एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अपना 50% अपना 50% सिंगल स्ट्रैंड के फॉर्म में चेंज हो जाए। कितना? सिंगल स्ट्रैंड में चेंज हो जाए, कितना चेंज हो जाए? 50%। तो बचा क्या रह जाएगा? बचा रह जाएगा डबल स्ट्रैंड, कितना? 50%। कितना था पहले? 100%।
इतना पहुंचाने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए, इतना पहुंचाने के लिए जो भी टेम्परेचर चाहिए, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहेंगे, टीएम। क्या कहेंगे, टीएम के नाम से जानेंगे। बोलो भाई, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ऐसा कुछ है कहानी। तो बोल क्या रहा है, अब देखते हैं कि ये डबल स्टैंड को सिंगल स्टैंड में चेंज करना है। क्वेश्चन आ रहा है डबल स्टैंड बना क्यों? सर जी डबल स्टैंड बना हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। मतलब जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग डबल स्टैंड बनेगा। ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनेंगे? जीसी के बीच में सर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, एटी के बीच में 2 ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो जितना ज्यादा जीसी होगा उतना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, उतना ज्यादा मजबूत डीएनए आपस में हेल्ड करेगा, डबल स्टैंड उतना ज्यादा मजबूती से बनेगा, और जितना ज्यादा मजबूती से बनेगा उसको दूर करने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी दैट इज हीट चाहिए, दैट इज टेम्परेचर चाहिए। बोलिए बच्चा। तो हाई टेम्परेचर दैट इज जीसी शुड बी, जीसी क्या होगा, जीसी होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टीएम। ठीक है, टीएम शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीसी। ये भी बोल सकते हो कि जितना ज्यादा टीएम है दैट इज वो किस पर डिपेंड कर रहा है, जीसी पे, तो उतना ज्यादा जीसी होगा वहां पे। अच्छा, इंक्रीज इन जीसी कंटेंट, आंसर हो गया आपका। 80 से मतलब नहीं है, डीएनए लेंथ से कोई मतलब नहीं है, आयनिक स्ट्रेंथ से कोई मतलब नहीं है। A circular plasmid 2.3 into 10 to the power 4 base pair कैलकुलेट। अरे बड़ा प्यारा क्वेश्चन आ गया, करो भैया, आ जाओ योद्धाओं। हो गया, पॉज करो, मैं कर रहा हूं फिर। ठीक, उम्मीद है सब लोग कर लिए होंगे, 100% आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए भाई, मजा आ रही हो तो शेयर जरूर करना। ये पहली वीडियो सीजन 1 डाला है मैंने, पूरी वेब सीरीज बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, सीजन 2, सीजन 3, 4, 5 चलता रहेगा, अलग अलग टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आते रहेंगे। तो जरूर शेयर करिएगा, कहाँ कहाँ करना है वो सब मैंने पहले बता दिया है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की पूरी प्लेलिस्ट, आपको अगर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में 0 आता है, कुछ नहीं आता है, तो आप वीडियो नंबर 1 से उठा करके देखिए। टाइम लगेगा, 7-8 घंटे लगेंगे, डबल स्पीड पे देख लोगे तो 4 घंटे में काम हो जाएगा आपका। इसके बाद आपको मजा आने वाली है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ना। चलिए, बोल रहा है सर्कुलर प्लाज्मिड है 2.3 इंटू 10 टू द पावर 4 बेस पेयर का है, कैलकुलेट नंबर ऑफ हेलिकल टर्न। तो पहले तो इसके बेस पेयर देख लेते हैं कितने हैं। 2.3 इंटू 10 टू द पावर 4 बेस पेयर है। इनको जरा प्यार से थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। इसको बोल सकते हैं 2.3 और 10 टू द पावर 4 है ना। तो 4 है तो पहले ये पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट के बाद क्योंकि एक ही स्थान तक 3 है तो एक चला गया, पावर चली गया, बचे कितने, 3 पावर। 3 पावर है तो 3 जीरो लगा दो। ठीक है, 23,000 बेस पेयर हो गए। अगर बच्चा 23,000 बेस पेयर है तो एक हेलिकल टर्म में 10, अगर कुछ भी नहीं दिया गया कि डीएनए किस टाइप का, तो बी मान के चलेंगे हमेशा। और बी डीएनए में एक हेलिकल टर्म में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ठीक है, 10 न्यूक्लियोटाइड, या बोल सकते हो 10 बेस पेयर पार्टिसिपेट करते हैं। 10 न्यूक्लियोटाइड नहीं बोलना चाहिए, 20 न्यूक्लियोटाइड बोलना चाहिए, और 10 बेस पेयर बोलना चाहिए। बहुत जरूरी बात बता दी मैंने, है ना। तो 10 बेस पेयर होते हैं। टोटल बेस पेयर कितने हैं, 23,000 है, तो 10 से भैया भागे दे दे, भागे दे दिया, भागे 2300 आंसर आ गया। तो पहली बात तो 2300 आंसर आया। अब देखो, एक को जीरो इधर उधर किए तो आंसर तो गलत होना ही है। इसलिए मैथ्स वालों को, बायोलॉजी वालों के साथ बड़ी दिक्कत है, मैथ्स कमजोर होती है। तो मैं मैथ्स भी सिखा रहा हूँ भैया, सब टोटल कॉन्सेप्ट है ना। चलिए, तो 2300 भाई, 2300 यहाँ पे आ रहा है और 2300 यहाँ पे आ रहा है। इनकी तो हो गई टाइम फिश, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। 7.82 माइक्रोमीटर है कि 0.78 माइक्रोमीटर है, तो बड़ा समस्याएं हैं। चलो देख लेते हैं। अब पूछ रहा है इन कंट्रोल लेंथ इज, इसकी लेंथ कितनी होगी। तो भाई 23,000 बेस पेयर है, और 1 बेस पेयर की लेंथ, 2 बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होती है, 0.34 नैनोमीटर, 0.34 नैनोमीटर। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना, 0.34 नैनोमीटर से करके लाते हैं, इधर कोपचे में लेके आते हैं इनको। 23,000, एक जीरो ज़्यादा हुआ जा रहा है, और क्या करेंगे, 0.34 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 0 जा 0 0 0, और 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और 9, ये आपका बैठ रहा है 3 0 0 0, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये आपका बैठ रहा है 0 0 0 2
9 2 जा 18 7, ठीक है 782। अब ध्यान रखना दशमलव के कितने स्थान के बाद में पॉइंट के कितने डिजिट तक के हमने कैलकुलेट किया, 2 डिजिट तक, तो 2 डिजिट तक तो इधर चले ही जाएंगे, वहां पे आप पॉइंट लगा दो, पॉइंट लगा दिया, क्या बैठ रहा है आपका 7820 7820 नैनोमीटर। ए भाई माइक्रोमीटर पे क्वेश्चन पूछा, देखो अभी हमने सिखाया था माइक्रोमीटर क्या होता है 10 टू द पावर 6, नैनोमीटर क्या होता है 10 टू द पावर 9। नैनोमीटर से माइक्रोमीटर पे जा रहे हो, कितनी डिग्री तक कम कर रहे हो, 3 डिग्री तक कम कर रहे हो, 3 डिग्री तक कम रहे हो तो 3 स्थान पहले तक लाके पॉइंट लगा दो, या 2 3 7.82 नैनोमीटर नहीं, अब क्या बैठेगा 7.82, बड़ी गंदगी है। हाँ अब क्या करोगे पॉइंट लगाओगे तो क्या बनेगा 7.820 माइक्रोमीटर। है कोई आंसर? है आंसर भाई, ये आंसर आ रहा है, मौज आ जाएगी आपको, है ना। ये पूरी सीरीज लगातार चलती रहेगी, बस आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा, ठीक है। अभी नया नया शुरू हुआ है, सबके जानने वाले हैं जो इससे तैयारी कर रहे हैं उनको जरूर शेयर करिए, हर कहीं पे इससे क्वेश्चंस आने वाले हैं, हर कहीं आने वाले हैं, ठीक है। मैं आपको ऑब्जेक्टिव नहीं रटा रहा हूं, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं ऑब्जेक्टिव के थ्रू, और आप खुद भी देखिए आपको कितना आता है। सरल सरल क्वेश्चन नहीं लेके आ रहा हूं कि फर्जी की दांतों की आउटर लेयर को क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, सब फर्जी क्वेश्चन है, बाल किससे बनते। ग्रुप डी की तैयारी नहीं करा रहा हूँ, ग्रुप डी वालों के लिए नहीं, उनको मत भेजिएगा, ठीक है। वो उनके लिए मैथ्स वगैरह बहुत ज़्यादा है, मैं किसी को वैसा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। उनका पूरा सिलेबस अलग है, बायोलॉजी जो कोर बायोलॉजिस्ट है उनके लिए, उनको भेजिए आप। A double stranded DNA molecule contains 6.583 बेस पेयर, कोई एमसीक्यू में नहीं सॉल्व करा रहा न्यूमेरिकल, ठीक है। देखिए आप सीखिए, इट्स टोटल मास इज अप्रोक्सीमेटली, इसका टोटल मास कितना होगा, बोल रहा है कि डीएनए मॉलिक्यूल में 6.5 इंटू 10 टू द पावर 3 बेस पेयर, तो 6.5 इंटू 10 टू द पावर 3 बेस पेयर है। इसको जरा सरल भाषा में बोले तो 6.5 इंटू 10 टू द पावर 3 है ना, तो भाई 3 है तो पहले तो पॉइंट हटाएंगे, तो पावर अब हमारी एक कम हो गई, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट तक ही लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, पॉइंट के बाद क्या लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है, तो एक पावर तो ऐसे कम होगी। अब कितनी पावर बची 2, जितनी बची 0 लगा दो, इतने बेस पेयर हो गए 6500 बेस पेयर, ठीक है। जिनको बायोलॉजी नहीं आ रही होगी उनके लिए बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, जिनको आ रही होगी क्या बेवकूफ बना रहा है यार ये, ठीक है। अब बोल रहा है इट्स टोटल मास इज, इसका टोटल मास कितना होगा, देखते ही आप लोग छोड़ दोगे, कितना आसान है। आपको पता होना चाहिए एक बेस पेयर का एवरेज, एक बेस पेयर का एवरेज मास कितना होता है 650 डाल्टन, 1 बेस पेयर इज इक्वल टू 650 डाल्टन, किलो डाल्टन नहीं डाल्टन, ठीक है। 6500 बेस पेयर का कितना होगा भैया, है एक लड़की 100 किलो की है तो 10 लड़की कितनी होंगी 1000 किलो की, है ना, 1000 किलो की। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो क्या हो रहा है 6500 को मल्टीप्लाई कर दो 650 से, आ गया आपका 0 0 0 0, ठीक है। 5 0 जा 0 जा 0 जा 5 5 जा 25, 5 से 30 32 हो गया। चलिए भाई अब क्या बैठ रहा है यहाँ पर, अब बन रहा 6 0 जा 6 5 जा 30 भी 0 जा 6 जा 36 9 बैठ गया आपका 0 जा 0 जा 0 जा 5 2 2 4 4 2 2 5 0 0, अरे वाह इतने डाल्टन बैठ रहा है, ये इतने डाल्टन आ रहा है। बोलो मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 टू द पावर में कुछ लिख सकते हैं, कितनी लिख सकते हैं, अगर 4 के पॉइंट यहाँ पे 4 के बाद पॉइंट लगा दे, 4 पॉइंट फिर कितनी पावर 1 2 3 4 5 6, क्या लिख सकते हैं 4.225 इंटू 10 टू द पावर 6, इतना आंसर आ रहा है, इतना आंसर ही नहीं ले पा रहे, ये आ रहा है, ये आ रहा है, गलत है। यूनिट भी तो देखो, ग्राम पर मोल है, आंसर आप काय में लाए हो डाल्टन में लाए हो, तो 4.2 इंटू 10 टू द पावर 6 डाल्टन होना चाहिए, आंसर ये सही आ रहा है, आंसर ये सही आ रहा है, ये गलत है गलत है गलत है गलत है।
बाकी सब तो बहुत दूर तक गलत है। बच्चा आप एक बार ध्यान रखना, न्यूमेरिकल कितने प्यारे न्यूमेरिकल, ये हाई लेवल के न्यूमेरिकल हैं, ठीक है, अच्छे वाले न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, इसलिए ध्यान रखना आप लोग। विच आर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ स्टोन फॉर द न्यूक्लियोसोम कोर। आपको बताना चाहिए जो भी स्टोन है वो स्टोन कितने तरह के होते हैं। स्टोन होते हैं दो तरह के, एक होते हैं कोर और एक होता है लिंकर। लिंकर स्टोन होता है उसको वो केवल एक ही टाइप का होता है H1, और कोर जो होते हैं वो चार तरह के होते हैं H2A, H2, H2B, H3, H4। और ये होते कितने हैं, ये इन सबकी दो दो कॉपी होती है सबकी। तो हम लोग बोल सकते हैं टोटल कितने होते हैं, टोटल हो गए 8। कहां पे हो गए, एक न्यूक्लियोसोम में, टोटल 8 हो गए, इसलिए इसको बोलते हैं हिस्टोन, क्या बोलते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं। तो एक हिस्टोन ऑक्टामर में H2A, H2B, H3, H4 चार पाए जाते हैं। ये कहां पर होता है, ये लिंकर होता है। मान लिया कि ये हिस्टोन ऑक्टामर है आपका, ये हिस्टोन ऑक्टामर है आपका, और इसके चारों तरफ कौन लिपटा हुआ है, इसके चारों तरफ ऐसे एक, ऐसे ऐसे 1.65 टाइम्स, 1.65 टाइम्स, ठीक है। और बीच में जो है यहाँ पे कौन पाया जा रहा है, यहाँ पे आपका पाया जा रहा है लिंकर, ठीक है, ये हो गया आपका लिंकर स्टोन। तो कोर में H1 नहीं होता है, तो देखते जरा H1 कहाँ कहाँ दिखा, ये दिखा H1 हटाओ, ये दिखा H1 हटाओ, ये दिखा H1 हटाओ, तीन ऐसे हट गए तो चौथा तो सही होना ही होना है, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। बहुत सारी चीजें लगातार सीखते चले जा रहे हो, मौज आ रही होगी, मौज जरूरी है। चलिए आइए, मौज आ गई, लाओ मौज दिखाओ। अगला वाला क्वेश्चन आ गया, अरेंज द कोर स्टोन इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट। हर क्वेश्चन में अपना अलग मजा है। अब इसमें स्टोन का मॉलिक्यूलर वेट पूछ ले रहा है। भाई याद रखना स्टोन चार तरह की थी, ऐसे सोचे, H1, H2, H3, H4। मॉलिक्यूलर वेट का ऑर्डर याद रखने का बड़ा प्यारा तरीका है। क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, अरे कुछ तो करेंगे सर, तो कर लो। 1 को, ओहो जल्दबाजी में मत करो, अब ठीक है, अब ठीक है, बस हो गया। ये आया 1, ये आया सेकंड, ये आया थर्ड, ये आया फोर्थ। करना क्या है, इसको कॉपी पे 4 बार बना लेना, हमेशा रट जाएगा। 1, 3, 2, 4, ठीक है, ऐसे हो रहा। तो सबसे भारी 1 होता है लगभग 21 किलो डाल्टन का, इसके बाद 3 होता है लगभग 15 किलो डाल्टन का, ठीक है, इसके बाद 2 आता है और फिर आता है 4, ठीक है। 2 भी सर आपने तो बताया था कि जो 2 होता है वो दो तरह के होता है। भाई 2 जो होते हैं दो तरह के, एक होता है H2A, एक होता है H2B। ये लगभग बराबर है, कह रहे सर लगभग बराबर है, अगर लगभग बराबर दे दिया तब तो ठीक है, लेकिन अगर अंतर दे दिया तो भैया ए थोड़ा भारी होता है, ए थोड़ा भारी होता है। अगर लगभग बराबर है लेकिन थोड़ा सा अंतर है, ए थोड़ा भारी होता है इन कंपैरिजन टू बी। चलिए भाई क्वेश्चन पूछ रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर, मेरे प्यारे बच्चों इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे हल्का कौन हुआ, तो सबसे हल्का हुआ, ऐसे याद रखना 4 तरह के होते हैं। 1 अगर शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट की ट्रिक याद रखनी, तो 1 में सबसे नंबर कम है लेकिन सबसे भारी है, और 4 का नंबर सबसे ज्यादा है लेकिन सबसे हल्का, तो सबसे हल्का 4 होगा, सबसे हल्का 4 पे आ रहा है ये, ठीक है। और इसके बाद सबसे भारी कौन हो रहा है 1, और उसके बाद कौन आ रहा है 1 के बाद 3, तो सबसे लास्ट में कौन होना चाहिए 3। यहाँ तो आ नहीं रहा, तो ये तो गलत हो गया, और ये तो पहले गलत है, ये तो बहुत ही गलत है। आंसर आपका प्यारा गुड्डा, प्यारा राजा कौन, फर्स्ट, है ना। बात समझ में आ रही, रट गया हमेशा के लिए भाई। ये देखिए लिखा हुआ है, फोटो ले लेना, खूब अच्छे से फोटो ऑटोग्राफ इससे ले लेना। आगे देखते हैं, द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल कम फ्रॉम विच एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सारे एक्सपेरिमेंट मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, पढ़ना मौज आ जाएगी, ठीक है। ग्रिफिथ ने बताया था, ग्रिफिथ ने डीएनए नाम ही नहीं लिया था, ग्रिफिथ ने बोला था क्या, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जिसके कारण उनका एक्सपेरिमेंट में जो भी रिजल्ट आ रहा था वो दिखा। इसके बाद इसी को फर्दर स्टडी की गई मैक्लॉयड, एवरी और मैकार्टी ने।
उन्होंने सबसे पहले बताया कि यहाँ पे डीएनए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन सब लोगों ने इसको माना नहीं। इसको बोलते हैं एनसीईआरटी में मेरी लिखा हुआ अनइक्विवोकल मैनर में। अनइक्विवोकल मैनर में सबने नहीं माना। सबने का मतलब सारी सर्वसम्मति से हो जाए, तो सर्वसम्मति नहीं थी। क्यों नहीं थी सर्वसम्मति? इसलिए नहीं थी कि लोग ये कह रहे थे कि जो इन्होंने यूज किया है अपने एक्सपेरिमेंट में डीएनए, आरएनए, प्रोटीएज, और ये सब क्या है? ये सब एंजाइम है। ये सब क्या है? ये सब प्रोटीन है। और प्रोटीन यूज करके आप प्रूफ कर दे रहे हो डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? तो डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, इसको प्रूफ किया गया अनइक्विवोकल मैनर में हार्सी चेस ने। लेकिन पहली बार डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल बताया एवरी एंड मैक्लॉयड ने। तो अनइक्विवोकल मैनर में हार्सी एंड चेस ने, और पहली बार बताया एवरी और मैक्लॉयड मैककार्टी ने। माना नहीं सब लोगों ने, बात अलग है, बता तो दिया इन्होंने। और ग्रिफिथ ने तो ये भी नहीं बताया, ये तो चूहा ही मारते रह गए हैं। और एक और ऑप्शन आया आपका मिशेल्सन, इन्होंने तो बताया था कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन फॉलो करता है। क्वेश्चन नंबर 16 अब जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? इन ई कोलाई व्हिच एंजाइम रिमूव्स आरएनए प्राइमर एंड फिल्स द गैप विद डीएनए। डीएनए से गैप भरता है। तो देखो हेलिकेज जो होता है वो हेलिक्स को खोलने का काम करता है, गलत हो गया। लाइगेज जो होता है वो टुकड़ों को जोड़ने का काम हो गया, गलत हो गया। डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो मेन एंजाइम है जो डीएनए को लगातार पॉलीमराइज कराता है, लेकिन यह जोड़ने और गैप फिलिंग का काम नहीं करता है। गैप फिलिंग का काम करता है डीएनए पॉलीमरेज। चलिए थोड़ा सा सिखा देते हैं। मान लिया डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है और उससे ऐसे ये बन रहा है, ठीक है, उससे ये बन रहा है। और यहाँ पर क्या बनने लगा? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। एक जगह पे लीडिंग स्ट्रैंड जहाँ पे कॉन्टिन्यूअस मैनर में, और एक जगह पे लैगिंग स्ट्रैंड जहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूअस मैनर में डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं। यहाँ पर जब भी डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे तो उसके लिए चाहिए क्या? प्राइमर तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज के पास डी नोवो सिंथेसिस करने की क्षमता नहीं होती। डी नोवो का मतलब होता है स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, जीरो से शुरू करने की क्षमता डीएनए पॉलीमरेज के पास नहीं होती है, आरएनए पॉलीमरेज के पास होती है। हम लोगों ने डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में बड़ा प्यार से पूरी बातें समझी थी, आप लोग जा करके जरा देखना, वहां पे बड़ा मजा आएगा, ठीक है। तो ये बन गया आरएनए प्राइमर। ये सब ब्लू वाले जो है वो आरएनए प्राइमर है, और पिंक वाले जो डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े हैं, ठीक है। इन जो छोटे छोटे टुकड़े हैं प्राइमर के, उनको हटाना और हटा करके जो जगह बची है उससे उसको डीएनए से फिल करने का काम कौन करता है? वो डीएनए पॉलीमरेज करता है। क्यों कर पाता है? क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज के पास में एक अजब सी खूबसूरती पाई जा रही है। क्या पाया जा रहा है? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो उसके पास 3 तरह की एक्टिविटी है। कौन कौन सी वो 3 एक्टिविटी है? एक है 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी, और दूसरा है 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, और तीसरा है 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ठीक है। ये बड़ा खूबसूरत एंजाइम है। इसका एक नाम और दिया गया, इसका एक नाम और दिया जाता है कॉर्नबर्ग एंजाइम। लो एक और क्वेश्चन आपके पास आ गया, क्या नाम दिया गया? कॉर्नबर्ग एंजाइम। और ये जो टुकड़ा जिसके पास इतनी एक्टिविटी पाई जा रही है, 5' to 3' पॉलीमरेज और 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस, उस प्यारे से टुकड़े को नाम देते हैं क्लेनाउ टुकड़ा, क्लेनाउ फ्रेगमेंट। क्या बोलते हैं? क्लेनाउ फ्रेगमेंट, ठीक। इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 5' to 3' की मदद से नया डीएनए बनाता रहता है, और 3' to 5' डीएनए से जो भी डीएनए पाया जा रहा है उसको हटाता रहेगा, ठीक है। या आरएनए पाया जा रहा है उसको हटाता रहेगा, ठीक है। अधिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो डीएनए रेप्लिकेशन में जाके ध्यान देना, बड़ा मजे समझाया है। ये जो एक्टिविटी है, इसी एक्टिविटी को प्रूफ रीडिंग भी कहते हैं, है ना। ये क्या प्रोवाइड कराता है? ये प्रूफ रीडिंग भी प्रोवाइड कराता है। सर ये नहीं बता रहे हैं आप, बच्चा ये आप लोग खुद बताएंगे, कमेंट में बताएंगे कि जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है उसकी 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से क्या मदद मिलती है? बेस एक्सेशन में मदद करता है क्या? क्या ये बेस एक्सेशन में मदद करता है या डीएनए के रिपेयर कराने में मदद करता है? क्या करता है पता नहीं, जरा पता करके बताना। शायद बता ही दिया है क्या, या पता नहीं है ना। चलिए भाई, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रूफ रीडिंग फंक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज इज ड्यू टू 5' to 3'। भाई 5' to 3' तो पॉलीमरेज एक्टिविटी देता है ना। पॉलीमरेज एक्टिविटी बड़ा डीप पढ़ेंगे तो इसके पास भी इंट्रेंसिव प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है। इसके पास एक पाम डोमेन होता है, वहां से प्रूफ रीडिंग आ जाती है। लेकिन अगर 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस ऑप्शन में बैठा हुआ है तो आंसर यही सही है।
आंसर यही सही है, वो बहुत है ज्यादा डीप हो जाएगा, उतना आप क्वेश्चन में है नहीं, ठीक है। इंट्रिंसिक प्रूफ रीडिंग है, अलग से प्रूफ रीडिंग नहीं दे रहा है ये, ठीक है। 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस नहीं, ठीक है। ये तो आपको बताना है, कमेंट में बताइएगा जरूर, ये सब बताओगे, थोड़ा कमेंट करोगे, बड़ा मजा आएगा, तुरंत सीजन 2 आ जाएगा, ठीक है, तुरंत ही। और आप लोग जरा कमेंट करना अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे है, मैंने प्लान किया है अगला वीडियो जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस और जो आपका ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन और ये जो भी जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन है उस पर मैं बनाने सोच रहा हूँ। इसके बाद और भी जो भी टॉपिक्स है, बॉटनी के बहुत सारे टॉपिक्स है, प्रोटीन क्या बोलते हैं आपका फोटोसिंथेसिस हो रहा है, प्लांट ट्रांसपोर्ट इन प्लांट हो रहा है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट हो रहा है, या ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड, या कॉकरोच है ना, अर्थवर्म, इन सब से रिलेटेड। तो ये सब लगातार चलता रहेगा, बस आप लोग नीचे कमेंट जरूर करते रहिएगा, बताते रहिएगा। हेलिकेज एक्टिविटी है ना, तो ये तो हो गया, क्या बताया, हाँ ठीक है। हेलिकेज एक्टिविटी तो डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स को खोलने का काम करता है। तो आंसर यहाँ पे बच्चा याद रखना कौन हो रहा, 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओकाजाकी फ्रैगमेंट इज फॉल्स। ओकाजाकी फ्रैगमेंट क्या होते हैं, लैगिंग स्टेट पे जो छोटे छोटे टुकड़े बन रहे हैं, ये देखिए ये टुकड़े जो बन रहे हैं ये क्या होते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट होते हैं। इसमें ये काय से बना हुआ है, ये आरएनए से बना हुआ है, और बाकी लिंक वाला किससे बना हुआ है, ये डीएनए से बना हुआ है। दैट इज ओकाजाकी फ्रैगमेंट, आरएनए और डीएनए दोनों से मिलकर बनते हैं। ऑप्शन में क्या आ रहा है, दे आर फॉर्म्ड ऑन द लैगिंग स्ट्रैंड। वे बहुत प्यारी बात कह रहा है, ध्यान ये रखना, फॉल्स पूछ रहा है, नशे में पहले ऑप्शन सही है और लगा दियो, नहीं फॉल्स पूछ रहा है। दे आर जॉइंड बाय द लाइगेस, बहुत प्यारी बात कह रहा है। दे आर बिगिन विद द आरएनए प्राइमर, बहुत प्यारी बात कर रहा है। और दे आर आरएनए सीक्वेंस, नहीं बच्चा आरएनए सीक्वेंस थोड़ी रही, आरएनए और डीएनए के मिलने से बन रहा है, ठीक है। 19 धारा, विच टोपोआइसोमरेज इंट्रोड्यूस नेगेटिव सुपरकॉइल इन बैक्टीरियल डीएनए। नेगेटिव सुपरकॉइल कौन लाता है भाई, नेगेटिव सुपरकॉइल होती क्या है, मान लेता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए है ये, ठीक है। इसके एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर हैं। अगर कुछ ऐसी कॉइलिंग हो जाए, इसको और ज्यादा, कोई तार है, इलेक्ट्रिक वायर है, उसको और टाइट करो। अगर और टाइट कर रहे हो तो हम बोलेंगे सुपर कॉइलिंग बढ़ रही, दैट इज पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। और अगर ढीला करोगे, मतलब एक हेलिक्स में 10 से कम बेस पेयर आने लग जाए, तो हम लोग उसको बोलेंगे क्या, ये नेगेटिव सुपर कॉइलिंग की तरफ जा रहा है। नेगेटिव सुपर कॉइलिंग और पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग, ये ओवरऑल चेंज क्या हो रहा है, एक्चुअली में तार उतना ही बड़ा है। तार क्या है, तार उतना ही बड़ा है, जो भी हमने इलेक्ट्रिक वायर ले रखा है समझने के लिए वो उतना ही बड़ा है, बस खाली आप उसको ढीला और टाइट कर रहे हो, कॉइलिंग को कम ज्यादा कर रहे हो। कॉइलिंग को कम ज्यादा करने से उसके हेलिकल पैरामीटर चेंज हो रहे हैं, है ना, हेलिकल पैरामीटर चेंज हो रहे हैं, ठीक है। एक हेलिक्स में नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड या बेस पेयर का नंबर कम ज्यादा हो रहा है, ये सब हो रहा है। इसको बोलते हैं क्या हो रहा है, टोपोलॉजिकल चेंज हो रहा है। इस टोपोलॉजिकल चेंज, तार का साइज वही है, दैट इज आइसोमरेज है, सेम कंडीशन है, लेकिन चेंज क्या हो रहा है, टोपोलॉजिकल फीचर्स। टोपोलॉजिकल फीचर्स को चेंज करने का काम कौन कर रहा है, टोपोआइसोमरेज। तो टोपोआइसोमरेज दो तरह के, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट जो होता है वो एक समय में केवल एक ही स्टैंड पे काम करता है। फर्स्ट क्या करता है, एक समय में केवल एक ही स्टैंड पे काम करता है। सेकंड क्या करता है, सेकंड दोनों स्टैंड पे काम करता है। सेकंड क्या करता है, दोनों स्टैंड पे काम करता है, एक साथ दोनों स्टैंड पे काम करता है। ये एक ही स्टैंड पे काम कर रहे हैं, काम इसको थोड़ा काम है इसका, जब थोड़ा है काम है तो इसको क्या करना होगा, एटीपी की जरूरत नहीं है, एटीपी इंडिपेंडेंट है, ये एटीपी डिपेंडेंट है। सेकंड को बैक्टीरिया के केस में गायरेज भी कहते हैं, सेकंड को बैक्टीरिया के केस में गायरेज कहते हैं, और ये नेगेटिव सुपर कॉइलिंग लाने का काम करता है। तो सेकंड डीएनए गायरेज के नाम से जानते हैं, बाकी सब बकवास। आखिरी और अंतिम क्वेश्चन आ गया आपके सामने, आखिरी और अंतिम, भैया ये क्या चल रहा है, कैंसिल कर दो इसको, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन क्या रहा है, ई कोलाई हैज अ सर्कुलर जीनोम और 4.6 × 10⁶ बेस पेयर, है ना। कोई ई कोलाई है, उसके पास एक सर्कुलर जीनोम है जिसके पास 4.6 × 10⁶ बेस पेयर है। रेप्लिकेशन इज बाई डायरेक्शनल, यहाँ पे रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल चल रहा है, इधर और इधर एक साथ। पूरा रेप्लिकेशन करने के लिए मतलब आधा इसने कर दिया आधा इसने कर दिया, मतलब पूरा रेप्लिकेट करने के लिए अगर एक साथ काम चल रहा है तो आधे आधा कर लेंगे तो हो जाएगा। मतलब 4.6 × 10⁶ बेस पेयर को रेप्लिकेट करने के लिए आधा आधा अगर करेंगे तो 2.3 × 10⁶ पे ही काम चल जाएगा। बाई डायरेक्शनल फ्रॉम अ सिंगल ओरिजिन, इफ द रेप्लिकेशन फॉर्क मूव 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड, अगर 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड मूव कर रहा है ना, पर फॉर्क, एक फॉर्क में, हाउ डज
ईच फॉर टेक टू रेप्लीकेट इट्स पोर्शन, कितना समय लेगा अपना पोर्शन रेप्लीकेट करने के लिए, 1000 बेस पेयर पर सेकंड। अच्छा देखो, अगर इसको 1000 से डिवाइड करते हैं तो 1000 को 10 टू द पावर 3 नहीं लिख सकते हैं, 1000 को 10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, ये 10 टू द पावर 3 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा 2.3 इंटू 10 टू द पावर 6, और ऊपर गया तो माइनस में हो गया -3, तो बेटा क्या हो गया, ये हो गया 2.3 इंटू 10 टू द पावर 3 सेकेंड, क्या सेकेंड, इतने सेकंड लगेंगे। बोलो कितने सेकंड लगेंगे भैया, 2.3 इंटू 10 टू द पावर 3 का सेकंड में अगर हम लोग बात करें तो 2.3 इंटू 10 टू द पावर 3, पॉइंट हटाएंगे 2, 0, 0, 2300 सेकंड, कितने 2300 सेकंड लगेंगे। इसको मिनट में चेंज कर लो, मिनट में चेंज करेंगे तो अब क्या करेंगे, इसको फर्दर 60 से डिवाइड कर देंगे, 60 से डिवाइड करेंगे तो 60 से, ये देखिए 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, कैरी आया 5, 6 8 जा 48, कैरी आया 2, 38 मिनट 2 सेकंड, 38 मिनट 2 सेकंड लगेगा। 38 मिनट आंसर यही आ रहा है। जो हल्की भी लापरवाही या रटके गए वो 40 मिनट लगा देंगे, जो महा गलत हो जाएगा। चलिए भाई कंप्लीट हो गया। तब प्यारी बातें लिखी हैं, फॉर बायोलॉजी नीड PGLT, है ना। बात समझ आ रही है, सब फॉलो वालो भैया करिए और शेयर करिए, सपोर्ट करिए, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो को लेके आए। नेक्स्ट वीडियो अभी हम स्टार्ट कर चुके हैं फोटोसिंथेसिस की सीरीज को, पूरा अच्छे से जो टॉपिक शुरू करेंगे पूरा कंप्लीट करेंगे। अगर आप नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं या आपके जानने वाला कोई भी कर रहा है और उसको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो उसको बोलो कि पहले ये पूरी सीरीज देख ले। अगर उसको मॉलिक्यूलर में नहीं आ रहा तो पहले मॉलिक्यूलर पढ़ ले, फिर हायर एजुकेशन वाली पढ़े, मजा आ जाएगी। ऐसे अब फोटोसिंथेसिस स्टार्ट किया, जब तक पूरी खत्म नहीं हो जाएगी तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा, ठीक है। बाकी ये जो सीरीज चल रही है क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, वो लगातार चलती रहेगी। इसमें आप लगातार आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।